आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज़। ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने की मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं। जो हमने ईआरपी प्रिपेयर किया है उसको गो लाइव फेज़ के अंदर लेके जाने के लिए हमने इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजीज़ की बात की थी। हमने जब प्लानिंग की थी, जो सेकंड फेज़ था हमारा ईआरपी लाइफ साइकिल का, उसके अंदर हमने डिसाइड किया था कि ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी कौन सी होगी। देन हमने कहा था कि मुख्तलिफ जो स्ट्रैटेजीज़ अवेलेबल हैं उनकी उनकी क्या मेथडोलॉजीज़ हैं और उनके क्या नुकसान, क्या फ़ायदे हैं, उनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। पहले नंबर पे बिग बैंग अप्रोच है। बिग बैंग से मुराद एज अ होल, ऑल लोकेशंस, ऑल मॉड्यूल्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी के अंदर ईआरपी के तमाम मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट करना बिग बैंग अप्रोच कहलाता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उसके 10 यूनिट्स हैं, कुछ इस कंट्री के अंदर है, कुछ दूसरी कंट्रीज़ के अंदर हैं। उनके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जिस तरह से हमारे पास परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है, एट्सेट्रा। वो तमाम डिपार्टमेंट्स एट अ टाइम ईआरपी को इस्तेमाल करेंगे और कंपनी के तमाम यूनिट्स उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये बिग बैंग अप्रोच है। इसके नुकसानात ज़्यादा हैं, इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, इसके फ़ायदे कम हैं। हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सपोर्टिव है, जिसके यूनिट्स एक दो हों और हों भी वो जो है ना वो डिस्टेंस के लिहाज से एक दूसरे के करीब हों, आपस में एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंट लोकेशन के ऊपर ना हो, तो वहाँ पे ये सूटेड है। ठीक है, डिमांड, टाइम एंड एफर्ट। इससे मुराद ये है कि आपकी टॉप मैनेजमेंट जो है ना इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, तो वो अपने काम को छोड़ के, अपनी वर्किंग को छोड़ के वो इन्वॉल्व होती है इन कामों के ऊपर। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होती है। वो आम तौर पे इस चीज़ को छोड़ के, अपनी जो रूटीन वर्क है उसको छोड़ के ईआरपी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा भी है कि ओवरऑल जो है इम्प्लीमेंटेशन का टाइम भी कम हो जाता है। अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो जहाँ पर उसने 6 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट होना है, यहाँ पे वो 1 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो टाइम और उसके रिलेटेड कॉस्ट, जितनी आपको टीम्स, कंसल्टेंट्स एक्सेट्रा हायर करने पड़ रहे हैं, जहाँ पे आप उसको 1 महीने की पेमेंट करेंगे वहाँ पे आपको 6 महीने की पेमेंट करनी पड़ेगी। टाइम और कॉस्ट इसके अंदर कम लगता है, इसका फ़ायदा है। लेकिन इसके नुकसान ज़्यादा हैं। सिस्टम के फेलियर में जाने का रिस्क हैवी है यहाँ पे। उसकी रीज़न ये है कि जहाँ पे भी एक मॉड्यूल है उसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, तो वो चेंजेस आपको हर जगह पे परफॉर्म करनी पड़ेंगी, मल्टीपल यूनिट्स के ऊपर परफॉर्म करनी पड़ेंगी। और अगर कोई एक डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू नीड वर्क नहीं कर रहा तो फिर वो सिस्टम अल्टीमेटली फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि लार्जर प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल हैं, उनको हम एट अ टाइम बिग बैंग अप्रोच के थ्रू ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट नहीं बना सकते। तो बिग बैंग अप्रोच हमेशा छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सपोर्टिव होती है, लेकिन उसमें भी रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, उसमें भी रिस्क फैक्टर के इन्वॉल्वमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो बिग बैंग अप्रोच है, इसको हम कहते हैं ऑल मॉड्यूल्स एट ऑल लोकेशंस। ठीक है, तमाम मॉड्यूल्स तमाम तर लोकेशंस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है रोल आउट। रोल आउट से मुराद क्या होता है, सिलेक्टेड लोकेशन बट ऑल मॉड्यूल्स। हम किसी एक लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम यूनिट्स की बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होती है, जिसके अंदर तमाम मॉड्यूल्स की वर्किंग का एक मॉडल अवेलेबल होता है। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं द बेस्ट टेम्पलेट अवेलेबल होता है। उसके अंदर हम तमाम तर डिपार्टमेंट्स के अंदर, परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है, स्टॉक डिपार्टमेंट है, उन तमाम के ऊपर ईआरपी इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन ओनली इन सिंगल यूनिट। ठीक है, एक कंपनी के यूनिट के अंदर, एक सेटअप के अंदर दूसरा सेटअप चाहे करीब है या दूर है, उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं करते। हम उसको 4 से 6 महीने के लिए इम्प्लीमेंटेशन के अंदर रहने देते हैं ताकि सिस्टम मैच्योर हो। जब भी आपका सॉफ्टवेयर वर्किंग के अंदर जाता है तो वहाँ पे उसके अंदर चेंजेस आती हैं, उसके अंदर आपको यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन को चेंज करना पड़ता है, कुछ नई एंट्रीज लेके आनी पड़ती हैं, कुछ नई ट्रांजैक्शंस लानी पड़ती हैं। जब वो सिस्टम 4 से 6 महीने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल जाता है
तो हम कहते हैं कि सिस्टम मेच्योर हो गया हुआ है, यानी कि वो जो टेम्पलेट हमने प्रोड्यूस किया है वो द बेस्ट जब देना शुरू कर दे तो फिर हम उसको रोल आउट करते हैं दूसरे यूनिट के ऊपर। ठीक है, जब भी आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट पे जाते हैं तो आपको कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, कुछ इन्हांसमेंट्स करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जो इंटर लूप है इसका एक यूनिट फैसलाबाद के अंदर है, दूसरा यूनिट लेट्स सपोज बांग्लादेश के अंदर है। तो यहाँ पे जो फाइनेंसिंग का और टैक्सिंग का सेटअप है वो और है, बैंकिंग का सेटअप और है, वहाँ पे फाइनेंसिंग का टैक्स और बैंकिंग का निज़ाम और है। तो वो सिस्टम के अंदर आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी कुछ। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द डोमेन, अकॉर्डिंग टू द एरिया स्पेसिफिकेशन हम उसको चेंज करते हैं। तो एक टेम्पलेट जो कि सक्सेसफुली मैच्योर हो चुका है उसको हम लेके जाते हैं दूसरे यूनिट के ऊपर, वहाँ पे वो कुछ मैच्योर होता है, कुछ नई सिस्टम के अंदर मॉडिफिकेशंस आती हैं, तो उस टेम्पलेट को हम तीसरे यूनिट के ऊपर ले जाते हैं। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको इस तरह से लेके चलती हैं कि पहले एक यूनिट को सक्सेसफुल बना लें, फिर दूसरे को बना लें, फिर तीसरे को बना लें। अब देखिए रिस्क फैक्टर कम हो गया है, ठीक है, रिस्क के इन्वॉल्वमेंट के चांसेस कम हो गए हैं, लेकिन नुकसानात भी बढ़ गए। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। गोज फॉर ERP इम्प्लीमेंटेशन इन वन रिप्रेजेंटेटिव लोकेशन। आपने एक रिप्रेजेंटेटिव लोकेशन ली, उसके ऊपर ERP के तमाम मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया। जब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया उसके बाद आपने वेट किया ताकि वो मैच्योर हो जाए। प्लेस वेयर द कंपनी बिल्ड्स देयर ग्लोबल टेम्पलेट। ग्लोबल टेम्पलेट से मुराद जहाँ पे कंपनी के तमाम तर फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हों। किसी ऐसे यूनिट को लेंगे जिसके ऊपर कंपनी की मैक्सिमम जो है ना वो वर्किंग हो रही है, उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर देंगे। रोल आउट द सेवरल लोकेशन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट उसके अंदर करनी पड़ेगी। जब वो एक जगह के ऊपर मैच्योर हो जाएगा तो आप उसको दूसरी जगह के ऊपर मूव कर देंगे। हम कहते हैं लो रिस्क लो प्रेशर इन टर्म ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। टाइम टेकिंग, प्रेशर नहीं होता, मतलब ये कि सारी चीज़ें एट अ टाइम सारे यूनिट्स के ऊपर नहीं चल रही, एक यूनिट के ऊपर चल रही हैं, बाकी यूनिट सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं अपना अकॉर्डिंग टू देयर ओल्डर सिस्टम्स। तो हम कहते हैं कि आप एक यूनिट के ऊपर उसको मैच्योरिटी के लिए 6 महीने दे रहे हैं, फिर दूसरे यूनिट के ऊपर आप उसको मैच्योरिटी पे लेके जा रहे हैं, मे बी उसके लिए आपको 2 महीने लगे। तो आप ग्रेजुअली रोल आउट कर रहे हैं अपने ERP सिस्टम को इन मल्टीपल यूनिट्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास रोल आउट स्ट्रेटजी है। रोल आउट स्ट्रेटजी क्या होता है? ऑल मॉड्यूल्स बट सिलेक्टेड लोकेशन, ओनली ये सिंगल लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास रोल आउट मेथड है। तीसरा हमारे पास मॉड्यूलर मेथड आता है, बिग बैंग एंड मॉड्यूलर। बिग बैंग एंड मॉड्यूलर, इससे मुराद होता है ऑल लोकेशंस सिलेक्टेड मॉड्यूल्स। आप सिलेक्टेड मॉड्यूल्स को लेते हैं और कंपनी के तमाम लोकेशंस के ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, इससे मुराद ये है कि सबसे पहले आपने पेरोल सिस्टम लिया। जो एम्प्लॉयज़ यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते हैं उनकी जो पेमेंट का मेथड है, पेरोल जिसको बोलते हैं, उसको आपने ERP से गेट किया और कंपनी के जितने भी यूनिट्स हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, उन सभी के ऊपर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। दिस इज कॉल्ड बिग बैंग एंड मॉड्यूलर। आपने क्या किया, कंपनी के तमाम यूनिट्स के ऊपर उसको अप्लाई किया, लेकिन एक मॉड्यूल को, ठीक है, सिंगल मॉड्यूल को। जब वो मैच्योर हो गया उसके अंदर जो चीज़ें मॉडिफिकेशंस आएंगी, इन्हांसमेंट्स आई, वो अकॉर्डिंग टू यूजर्स नीड होगी, अकॉर्डिंग टू कंपनीज नीड हो गई, वो सक्सेसफुली वर्किंग के अंदर आ गया। तो फिर आपने दूसरा डिपार्टमेंट ले लिया, लेट्स सपोज आपने सेल्स डिपार्टमेंट ले लिया, ठीक है, क्योंकि वो फाइनेंस के साथ इंटरलिंक्ड है। फिर सेल्स के ऊपर आपने इसी तरह से वर्किंग की तो अगले डिपार्टमेंट हम प्रोडक्शन के ऊपर चले गए। तो ग्रेजुअली हम मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। हम डिसाइड करते हैं व्हाट इज़ द प्रायोरिटी। जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है उसको पहले इंप्लीमेंट करते हैं, उसके लोगों को ट्रेन करते हैं। फॉर एग्जांपल उस डिपार्टमेंट के 10 लोग हैं तो बाकी कंपनी के जो 150 अफराद हैं वो अपनी रूटीन वर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर इतने ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात नहीं आते, वो लोग अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट है, उसके लोग ट्रेनिंग लेंगे, फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसके अंदर नुकसान भी हैं कि आपको एक डेटाबेस जो आपने ERP की बनाई है, इसको दूसरी डेटाबेसेस, पुरानी डेटाबेसेस के साथ भी बातचीत, कम्युनिकेशन, इंटरफेसेस डेवलप करने पड़ते हैं और डाटा गेट करना पड़ता है। इससे थोड़ा सा काम इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन ये गेन कम रिस्की होता है। ठीक है, तो ये बिग बैंग एंड मॉड्यूलर में आपके एक सिस्टम को, ERP नए सिस्टम को पुराने कई सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है
जब तक वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका जो डेटाबेस है वो ज़ाहिर है उस तरह की रिपोर्ट्स और उस तरह का डाटा नहीं गेट करेगी तो रिपोर्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकेगी। तो ये इसके अंदर है, कॉस्ट फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, टाइम टेकिंग होता है। तो हम कहते हैं ये अप्रोच बिग बैंग एंड मॉड्यूलर अप्रोच कहलाती है। तो अभी तक हमने जो 3 अप्रोचेस पढ़ी हैं उनमें रोल आउट स्ट्रेटजी ज़्यादा जो हमें बेस्ट फिट नज़र आती है। एनीवे हम अगली स्लाइड के ऊपर जाके इनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि इनमें कौन सी जो है ना वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। सो हमारे पास ये जो बिग बैंग एंड मॉड्यूलर अप्रोच है, द कंपनी गो लाइव फॉर ऑल लोकेशन ओनली सिलेक्टेड मॉड्यूल्स के साथ, ठीक है। कुछ मॉड्यूल्स लेगी, उनके साथ वो कंपनी जो है ना वो गो लाइव हो जाएगी इन ऑल लोकेशंस। कंपनी सेलेक्ट द मॉड्यूल टू इम्प्लीमेंट ERP अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी, जो कि उनका टॉप मोस्ट फीचर था जिसके बारे में वो सोचने की वजह से ERP के ऊपर आए थे, उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट करवा लेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि किस मॉड्यूल का इम्पैक्ट सबसे कम है, ठीक है, वो भी प्रायोरिटी का पार्ट हो सकता है। तो ये ग्रेजुअली एक एक मॉड्यूल करते हुए आप फॉर एग्जांपल आपने 10 मॉड्यूल परचेज किए हैं तो पहले एक मॉड्यूल, फिर उसके साथ दूसरा, फिर उसके साथ तीसरा, इस तरह करते करते इसको टाइम लगता है लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ सॉल्व हो जाती है। इसमें लो रिस्क होता है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, लेकिन कंपनी इस टर्म में कॉस्ट को बियर कर लेती है क्योंकि उसके बाकी प्रोडक्शन तो नहीं ना रुक रही। तो कंपनी की जो इनडायरेक्ट इसके ऊपर कॉस्ट आ रही है वो कम होती है, ठीक है, क्योंकि टोटल देखें ना जितनी पेमेंट हो रही है उतनी प्रोडक्शन भी तो इन टाइम हो रही है ना। तो दोनों चीज़ें अगर मैचअप करें तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है ना कंपनी की वो इक्वल रहती है। तो इसने लिखा है कि कुछ डिपार्टमेंट्स के ऊपर आप पहले इंप्लीमेंट कर दें, कुछ के ऊपर बाद में इंप्लीमेंट कर दें अकॉर्डिंग टू कंपनीज डिज़ायर एंड प्रायोरिटीज़। लास्ट हमारे पास है रोल आउट एंड मॉड्यूलर। ये सबसे सेफेस्ट लेकिन सबसे लेंथी प्रोसेस है। सिलेक्टेड लोकेशन के ऊपर सिलेक्टेड मॉड्यूल्स लगाएं, ठीक है। आप क्या करेंगे, सिलेक्टेड लोकेशन के ऊपर सिलेक्टेड मॉड्यूल्स लगाएंगे ओनली। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं फैसलाबाद में जो यूनिट है वहाँ से आप शुरू करेंगे और पहले नंबर पे आप जो HR डिपार्टमेंट है उसको ERP का पार्ट बनाएंगे, दूसरे नंबर पे आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को ERP का पार्ट बनाएंगे। तो एक मॉड्यूल सिलेक्टेड लोकेशन के ऊपर, फिर वहाँ पे उसको रोल आउट करते जाएंगे अगली लोकेशन, फिर दूसरा मॉड्यूल लिया उसको मैच्योर होने दिया, फिर उसको रोल आउट कर दिया, फिर तीसरा मॉड्यूल लिया उसको मैच्योर होने दिया, फिर उसको रोल आउट कर दिया। तो एक एक करके हमने पहले मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट किया और साथ साथ रोल आउट करते गए। तो ये सबसे सेफेस्ट सबसे लॉन्गेस्ट मेथड है ERP को इम्प्लीमेंट करने का। हम कहते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर इम्प्लीमेंटेड इन वन लोकेशन एंड देन रोल आउट टू अदर लोकेशंस। आपने एक ERP का मॉड्यूल गेट किया, आफ्टर गेटिंग वन मॉड्यूल आपने उसको रोल आउट कर दिया टू दी अदर लोकेशंस, फिर आपने दूसरा मॉड्यूल गेट किया, उसको मैच्योर होने दिया, फिर उसको रोल आउट कर दिया। अपग्रेड्स द टेम्पलेट विद मोर एडवांस फंक्शनैलिटी एंड अगेन स्टार्ट द रोलिंग आउट। ये इस स्टेप्स लाइन से मुराद ये है कि आपने एक पहला मॉड्यूल लिया एज अ टेम्पलेट, उसके ऊपर वर्किंग शुरू की, उसके अंदर जो मॉडिफिकेशंस जो इन्हांसमेंट्स आई उसको लेके आपने उसको रोल आउट कर दिया टू द अदर यूनिट्स, टू द अदर लोकेशंस। जब वो सक्सेसफुली तमाम लोकेशंस के ऊपर पहुंच गया, फिर आपने पहली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले लोकेशन के ऊपर मॉड्यूल नंबर 2 को इम्प्लीमेंट कर दिया। जब वो मैच्योर हो गया, उसका टेम्पलेट उसकी फंक्शनैलिटी की अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होगी, उसको अगेन रोल आउट कर दिया। तो इस तरह से इसको हम लेके चलते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट एंड सेफेस्ट होता है, लेकिन हम इसको ये कर सकते हैं कि जब पहले यूनिट के अंदर एक चीज़ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुकी हुई है, उसको रोल आउट जैसे स्टार्ट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स के ऊपर उसको रोल आउट करना है, अभी वो दूसरे यूनिट पे गया है, तो पहले यूनिट के ऊपर हम दूसरा जो है ना वो वर्किंग शुरू कर देते हैं, दूसरे मॉड्यूल की, दूसरे मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं ताकि दूसरा मॉड्यूल उतनी देर में मैच्योर हो जाए। इसको हम कहते हैं पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट। पाइपलाइनिंग में क्या करते हैं, आप एक मॉड्यूल अभी जो है ना वो प्रॉपरली रोल आउट नहीं हुआ टिल एंड लोकेशन, आप सेकंड मॉड्यूल को उठा के पहली लोकेशन के ऊपर मैच्योरिटी के लिए ले जाते हैं। तो जितनी देर में वो मैच्योर होता है, पहला मॉड्यूल कवर हो चुका होता है, उतनी देर में हम दूसरे मॉड्यूल को, लेकिन इसमें आपकी कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन के टीम के अफराद ज़्यादा हायर करने पड़ते हैं, ठीक है, जो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में एट अ टाइम। फॉर एग्जांपल लोकेशन फैसलाबाद के अंदर है, लोकेशन लाहौर के अंदर है, तो लाहौर में वो रोल आउट कर रहे होंगे और फैसलाबाद के अंदर वो नया यूनिट नया मॉड्यूल इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो कॉस्ट इस सेंस में इंक्रीज़ हो जाती है।
लेकिन अगेन टाइम सेव हो जाता है आपका, ठीक है, प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, तो अल्टीमेट इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है ना वो इक्वल रहती है। ये हमारे पास है रोल आउट एंड मॉड्यूलर अप्रोच। अच्छा जी, मैं चारों को समराइज कर देता हूँ अभी। बिग बैंग है, ऑल लोकेशंस, तमाम लोकेशंस के ऊपर तमाम मॉड्यूल एट अ टाइम, सबसे ज़्यादा रिस्की। दूसरा हमारे पास है रोल आउट। रोल आउट से मुराद क्या है, सिलेक्टेड लोकेशन के ऊपर तमाम मॉड्यूल चला दें। एक लोकेशन लें, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव हो, उसके ऊपर तमाम मॉड्यूल चला दें, उसके बाद आप आगे उसको इम्प्लीमेंट करते जाएं ग्रेजुअली। बिग बैंग एंड मॉड्यूलर जो ये इस पेज के ऊपर है, आप क्या कहते हैं, मॉड्यूल लेते हैं चंद एक, लेकिन सभी लोकेशंस के ऊपर चला देते हैं उसको। ये नॉट वेल सूटेड था। और रोल आउट एंड मॉड्यूलर, इसमें यह था कि एक मॉड्यूल लें एक लोकेशन के ऊपर, फिर उसको रोल आउट कर दें, फिर दूसरा मॉड्यूल लें, मैच्योर हो जाए तो रोल आउट कर दें, फिर तीसरा मॉड्यूल लें, मैच्योर हो जाए तो रोल आउट कर दें। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो मेरे नज़दीक जो मेरा एनालिसिस है उसके मुताबिक द बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि रोल आउट आप अप्लाई करें। सिलेक्टेड लोकेशन के ऊपर तमाम मॉड्यूल्स को चला दें, जब वो मॉड्यूल मैच्योर हो जाएं तो फिर आप उसको अगली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रोल आउट कर दें, अगले यूनिट के ऊपर। जब वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाए तो उससे अगले पे रोल आउट कर दें। इसमें जो है रिस्क फैक्टर भी कम है, टाइम भी कम है, और अल्टीमेटली प्रोडक्शन के ऊपर भी इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं आता। सो बेटा जी, अभी आप लोगों की बारी है थोड़ी सी इनपुट देने की। ये जो स्लाइड है आपको नज़र आ रही है, इसको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। ये नीचे लिखा हुआ है हाई, एवरेज एंड लो। आपने बताना है बिग बैंग के अंदर ये सारी चीज़ें हाई, एवरेज एंड लो कैसे हैं रोल आउट के अंदर, एंड बिग बैंग मॉडलर, रोल आउट मॉडलर। हाँ जी बेटा, कौन स्टूडेंट स्टार्ट करेगा? मोहम्मद हशाम फारूक। मोहम्मद हशाम फारूक। हाँ जी बेटा, ये जो बिग बैंग अप्रोच है इसके अंदर लिखा हुआ है रिस्क हाई है, इससे क्या मुराद है? रिस्क हाई कैसे है बिग बैंग के अंदर? बेटा वो तो लिखा हुआ है, मैं पूछ रहा हूँ कैसे हाई है। तो फिर क्या होता है? यस सर। कासिम पाशा। यस कासिम पाशा रिस्क हाई के है ही स्टूडेंट अवेलेबल? क्योंकि सारी इसके अंदर हम लोग तौहीद हुसैन। ऑल मॉड्यूल्स को ऑल लोकेशन पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसमें जो फिर रिस्क तौहीद होता है हुसैन। वो हाई हो जाता है और हाँ जी बेटा, ये टाइम जो बिग बैंग अप्रोच के टाइम बहुत अंदर ज़्यादा लगता है, लर्निंग टाइम। स्कोप है उसको लो शो किया गया है, इससे क्या मुराद है? अच्छा जी, पूरी क्लास में से कोई बच्चा लर्निंग स्कोप के बारे में बता सकता है? एनी स्टूडेंट इन द क्लास? हाँ जी बेटा, क्या होता है लर्निंग स्कोप? यस सर। लर्निंग स्कोप
सर मुझे अभी सही तरह समझ नहीं आई, पर लर्निंग स्कोप का मतलब यही है कि इसमें जो लर्निंग प्रोसेस है जो वो कम होता है। लर्निंग स्कोप से मुराद बेटा ये है कि आपने जब उसको इम्प्लीमेंट किया ना एट अ टाइम एट ऑल लोकेशंस एंड ऑल मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो जो उसके अंदर यस सर। उसकी मेच्योरिटी का टाइम था ना, उसकी मेच्योरिटी आप एक जगह पे उसको इम्प्लीमेंट करते वो लर्निंग स्कोप प्रॉपरली से होता है मेच्योर हो कि जब जाता, उसके अंदर इसमें जो रिक्वायर्ड बात की फंक्शनैलिटी बिग आ बैंग में, जाती, जैसा कि मैंने बताया कि उसके अंदर टाइम जो लर्निंग है वो इंक्रीज बहुत हो कम जाती, होता है और सारी अकॉर्डिंग टू द चेंज एक ऑर्गेनाइजेशन, साथ उसको फौरन लर्निंग कहते इंप्लीमेंट हैं ना। होती है। तो जो तो लर्निंग स्कोप है उसमें रिक्वायर्ड जो वो कम हो जाता है। फंक्शनैलिटी कम प्रोड्यूस इसलिए हो हो जाता जाती, है क्योंकि फिर आप उसको अचानक रोल आउट बहुत ही करते। कम टाइम में जब आप पूरी हमने का उसको पूरा एट अ सिस्टम टाइम सभी अचानक के ऊपर चेंज कर इम्प्लीमेंट देते कर दिया, हैं, जो नया तो इस वजह इंटरफेस होता से है या अब जो उसके अंदर न्यू मजीद जो आपका भी जो सिस्टम फंक्शनैलिटी होता ऐड है, करना जो वो नया डिफिकल्ट आप टास्क होगी, चेंज तो आप उसके लाते अंदर हो, लर्निंग उसको स्कोप फिर उसका अचानक ढंग रिड्यूस से हो गया उसको हुआ है। मतलब ठीक है, अपने अंदर काम सिमिलरली करना हमारे पास या आता है चेंज अडेप्ट मैनेजमेंट। करना फिर मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से चेंज मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। लर्निंग स्कोप जो होता है वो एक काफी कम हो यूनिट के जाता है, अंदर क्योंकि चेंज सडन आई चेंज है, या तो एब्रप्ट उसको चेंज आता है। तमाम यूनिट्स के अंदर तमाम जो है ना वो कंपनी के जहाँ जहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज के अंदर हो सकते हैं या एक ही कंट्री के मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर हो सकते हैं, वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो हम कहते हैं चेंज मैनेजमेंट जो है ना इसमें हाई होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करनी पड़ती है एक स्पेसिफिक चेंज के लिए। ठीक है, फिर रिसोर्स डिमांड ऑन कंपनी, ऑन द कंपनी, रिसोर्सेज जितने चाहिए होते हैं इसमें हाई रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। हमने बात की थी कंपनी जो होती है उसकी तमाम तक टॉप एंड सीनियर मैनेजमेंट जो होती है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है फ्रॉम देयर एक्चुअल वर्क। वो अपनी जो कंपनी की प्रोडक्शन के अंदर वर्क कर रहे हैं, कंपनी की ग्रोथ के अंदर जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो उससे हटके ईआरपी के ऊपर आ जाते हैं और वो चीज़ पैसे पुश डाल देते हैं, कंपनी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कंपनी के रिसोर्सेज यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं और बैक एंड पे जो प्रोडक्शन है वो उसका प्रोसेस स्लो डाउन हो चुका है, तो अल्टीमेटली कंपनी को उसकी हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ठीक है, सो बेटा जी यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। हमने ईआरपी का लाइफ साइकिल देखा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज के बारे में देखा, हमने उसका सपोर्ट लाइफ साइकिल देखा। तो ये इस चैप्टर के अंदर है, ये हमारे एक्चुअली वीक नंबर 2 का पार्ट था जो कि हमने वीक नंबर 3.5 में इसको कवर अप किया है। यहाँ तक बेटा कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगले चैप्टर के ऊपर मूव करें। बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, अदरवाइज हम अगले चैप्टर के ऊपर मूव करने वाले हैं। सर ये जो बेटा मुझे दोनों बच्चों की आवाज़ नहीं आई। वन बाय वन बेटा पूछ लें। हाँ जी बेटा, बेटा मुझे आवाज़ नहीं आई, दोबारा बोलते हैं आप। सर हमने बिग बैंग में पढ़ा है और बिग बैंग मॉडल में पढ़ा है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है ज़्यादा? हाँ जी बेटा, बिग बैंग जो है वो ऑल मॉड्यूल्स ऑल लोकेशंस, कंपनी के 10 यूनिट्स हैं, 10 मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर हमने तमाम 10 के 10 यूनिट्स के ऊपर तमाम मॉड्यूल्स इंप्लीमेंट कर दिए हैं ईआरपी के। दूसरे नंबर पे आता है बिग बैंग मॉडलर, उसमें यह है कि आपने एक मॉड्यूल लिया, उसको कंपनी के तमाम यूनिट्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया। सर ये जो यूनिट लिया, फॉर एग्जांपल आपने फाइनेंस है उसका यूनिट लिया, उसको कंपनी के 10 के 10 लोकेशंस के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिया। दिस इज बिग बैंग मॉडलर। ठीक है, वो बिग बैंग है फॉर ऑल यूनिट्स, फॉर ऑल मॉड्यूल्स। हम कह सकते हैं बिग बैंग फॉर ऑल मॉड्यूल्स, बिग बैंग फॉर सिलेक्टेड मॉड्यूल्स, बिग बैंग फॉर ऑल मॉड्यूल्स, बिग बैंग फॉर सिलेक्टेड मॉड्यूल्स। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट। सर हमने बिग बैंग में पढ़ा है और बिग बैंग मॉडल में पढ़ा है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है एक और ज़्यादा? बच्चे का क्वेश्चन था कोई। सर ये जो बिग बैंग के अंदर जो मैच्योरिटी है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बिग बैंग के अंदर मैच्योरिटी कैसे नहीं होती? बेटा किसी भी सॉफ्टवेयर को चाहे वो कितनी भी अच्छी कंपनी ने डेवलप किया हो, जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वहाँ के यूज़र इस्तेमाल करते हैं,
तो यूज़र्स की एक मेंटेलिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सोसाइटी होती है लोगों की, उसके मुताबिक उसको सेट करना पड़ता है, ठीक है। उसके मुताबिक रिपोर्ट्स को एट्सेट्रा को बनाने के लिए आपको कुछ टाइम लगता है। जब आप कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, यूज़र्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको बनाना चाहते हैं तो उसको 4 से 6 महीने लगते हैं। यूज़र उसके ऊपर काम करना शुरू करता है ना। फॉर एग्जांपल, मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस है कि मैं एंटर से नेक्स्ट टैब पे जाता हूँ, कोई पर्सन जो है ना वो टैब बटन से नेक्स्ट टैब पे जाता है, तो ये यूज़र की सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। तो वो चाहता है कि जी मैं एंटर की बजाय ना मैं टैब वाला बटन ही प्रेस करूँ। वो सिस्टम अकॉर्डिंग टू द कंपनीज कल्चर, कंपनी के कल्चर के मुताबिक सर ये जो बिग बैंग के अंदर जो मैच्योरिटी है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बिग बैंग के अंदर मैच्योरिटी कैसे नहीं मॉड्यूल होती? बनाया होता है, हम कहते हैं जी टेंडर्स का ये चेक इन टाइम है, ये चेकआउट टाइम है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे मे बी जो कि वो नाइट शिफ्ट करते होंगे, जिस तरह सिक्योरिटी का अमला होता है, जिस तरह से सेंट्री का अमला होता है, या प्रोडक्शन के अंदर जो लोग होते हैं वो डबल एंड ट्रिपल शिफ्ट्स करते हैं। तो ये चीज़ आपने उसके अंदर इम्प्लीमेंट करवानी है। अगर वो पहले से स्किप हो गई हुई है तो इस तरह की चीज़ें कंपनी आहिस्ता लर्न करती है, ठीक है। जब वो चीज़ें आपके ERP का पार्ट बन जाती हैं, हम कहते हैं ये मैच्योर हो गया। जब मैच्योर हो गया फिर उसको दूसरे यूनिट्स के ऊपर ले जाएं। अगर वो मैच्योर ही नहीं हुआ और आपने तमाम यूनिट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया, अब जो एक चेंज फैसलाबाद यूनिट के अंदर करनी है वो आपको लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी सभी यूनिट्स के ऊपर करनी पड़ेगी। आमतौर पे कंपनीज के ऐसे ही यूनिट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर आपको चेंज मैनेजमेंट का एक प्रोसेस चलाना पड़ेगा, उसको CR मैनेजमेंट कहते हैं, चेंज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। तो चेंज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट ज़्यादा हाई हो जाएगी, अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, सिस्टम मैच्योर होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। जहाँ पे आपको एक जगह पे मैच्योर होकर आप सभी जगह पे उसको लेके जा सकते हैं, आपको सभी जगह पे उसकी मैच्योरिटी अलग-अलग लेवल पे देखनी पड़ती है। ये डिफरेंस है बेटा जी बिग बैंग की मैच्योरिटी का। हाँ जी, और बेटा क्वेश्चन कोई? ओके सर। एनीवन एल्स? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर सेंटेंस क्या होगा क्विज या पेपर का, मतलब हम सारा याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? बहुत थियोरेटिकल है ना। पेपर आ गए? नहीं सर, आपने कहा था ना क्विज लेना है, तो वो कैसे आएगा? क्विज बेटा जी जो होगा ना, मैंने सोचा नहीं है, मैं आपको या तो असाइनमेंट दूंगा क्विज या आपका MCQs बेस्ड होगा क्विज। अगर MCQs हो तो डेफिनेटली वो स्लाइड से ही आएगा। और जो पेपर होता है, जो मिड और फाइनल का पेपर है बेटा जी, उसमें आपको सिनेरियो दिया जाता है और आपने उस सिनेरियो का आंसर देना होता है अकॉर्डिंग टू दी स्लाइड्स। यानी कि क्वेश्चन इसके अंदर नहीं होता स्लाइड के अंदर, लेकिन उसका आंसर स्लाइड के अंदर ही होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि लर्निंग स्कोप कैसे डिफरेंट है रोल आउट का और बिग बैंग का, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपने अगर इसको थॉरली सुना होगा तो आप अल्टीमेटली उसका आंसर दे देंगे। अदरवाइज आपने जो चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं वो लिखने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर लेक्चर जिसमें होंगे क्या होगा क्विज या पेपर का, मतलब हम सारा याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? बहुत थियोरेटिकल है ना। नहीं सर, आपने कहा था ना क्विज लेना है, तो वो कैसे आएगा?